हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज हम करते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 मैथमेटिक्स। अभी करंटली एक स्कूल का पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके भी एग्ज़ाम में आए तो आपके लिए हेल्पफुल हो। पहले देख लेते हैं कि पेपर किस टाइप का बना है इस बार। इसका जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स है जनरली होता है, और जो इसके मार्क्स हैं वो 80 हैं। ये एग्ज़ाम 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच है। उसके अलावा इसी सेक्शन में आपको कुछ केस स्टडी मिलेंगी, कुछ केस बेस्ड सब पार्ट भी मिलेंगे। सेक्शन बी में 19 से लेकर 28 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिनकी वेटेज 2 मार्क्स ईच है। उसके बाद 29 टू 35 जो क्वेश्चंस हैं वो भी शॉर्ट टाइम है पर उनकी वेटेज 3 मार्क्स ईच है। और 36 से लेके 38 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनकी वेटेज 5 मार्क्स ईच है। जो टोटल स्कोरिंग है क्वेश्चन पेपर की वो 80 मार्क्स है। बाकी जितना अच्छा आपको आता होगा उतना अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में जो है जनरली सारे शॉर्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 16 तक 1 मार्क्स ईच, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, ऑप्शन है इसका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। तो आपको पता ही है जो प्रोडक्ट होता है किन्हीं भी टू इरेशनल नंबर का वो कई बार रैशनल होता है और कई बार इरेशनल, समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए, अगर हम √2 हमें पता है ये रैशनल है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम √3 से करते हैं तो हमारे पास आता क्या है, √6 आता है। ये एक इरेशनल नंबर है। पर अगर हम √4 की मल्टीप्लाई √4 से ही कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, √16 आएगा। और जब से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक और बात देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हम √3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो पता है √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा रूट का। और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है, तो स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है। तो कई बार ये रैशनल हो सकता है और कई बार ये इरेशनल हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो इसमें कहने का मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही एब्सेंट है, तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। कई बार बच्चे इसको जीरो लिख देते हैं पर इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है तो उसका पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा। होप समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √3। √3 अगर है, यानी आपको पता है √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और √3 अगर है तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो हमें पता है उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो करेक्ट ऑप्शन 0 है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है 2, 3, √3, तो इनकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 0। अगर कहीं कोई वेरिएबल होता है 2x तो हम बोल देते हैं x की डिग्री क्या है, 1, या 7x², तो हम बोल सकते हैं x की डिग्री क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म। और हमेशा याद रखें कांस्टेंट टर्म की डिग्री ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। वेरिएबल की डिग्री कैन बी चेंज डिपेंड ऑन द पावर, जो भी पावर उसके अबव होती है। नेक्स्ट है इफ y की पावर 51 plus 51 is divided by y plus 1, what would be the rational number। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। बोला है y पावर 51 प्लस 51
और क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है y प्लस वन, आपको पता है y प्लस गिवन है, तो y प्लस वन इक्वल टू 0, और आपने y की वैल्यू क्या रख ली, आई आपके पास -1, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट करा। पॉजिटिव जब ट्रांसपोर्ट होता है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव ट्रांसपोर्ट होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब जो ये वैल्यू आई है -1, उसको आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं। आपने पुट करा -1 की पावर 51 और +51। आपको हमेशा पता होगा किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो हमेशा क्या है, ऑड है तो हमेशा वो नंबर नेगेटिव में आएगा, और अगर उसकी पावर इवन है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो यानी ये क्या हो गया -1, और यहाँ पे क्या है 51। सॉल्व करा हमने -1 + 1, वापस हम इंटीजर्स के रूल पे गए, नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, और जो नंबर बड़ा है उसकी पावर, तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 51 है, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 50। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा 50, ऑप्शन डी। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट क्या है, तो हमें पता है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे x और 0, तो x वाला नंबर एक्सिसा होता है तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि किसी के भी दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, और यहाँ पे बात किसकी चल रही है, एक्स एक्सिस की, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x और 0। या ऐसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई लाइन, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, हमने ड्रॉ करा यहाँ पे, और हम बात कर रहे हैं किसकी, x की, तो x पे x जहाँ होगा वहाँ पे y क्या रहेगा 0 रहेगा। बाकी बेस्ट यही है कि x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x होता है, y 0 होता है, y एक्सिस में x 0 होता है और y होता है। ठीक है, अगर इसकी जगह आपसे पूछा जाता y एक्सिस तो आपका आंसर क्या होता, अगर y एक्सिस की बात पूछी जाती तो आप बोलते 0 और y, और वहाँ पे आपका एब्सिसा 0 होता है, यहाँ पे आपका ऑर्डिनेट 0 है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट ऑफ इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल बी लाई एब्सिसा -5 एंड ऑर्डिनेट -3। आपको पता ही है एब्सिसा का मतलब x क्या गिवन है आपको -5 गिवन है, और y आपको गिवन है -3। अब आपने क्वाड्रेंट पढ़े ही है, क्वाड्रेंट क्या कहते हैं, ये वाले नंबर जो लेफ्ट के हैं ये हमेशा x होता है नेगेटिव का, राइट वाला x पॉजिटिव का, ऊपर आपका पॉजिटिव का y, नीचे आपका नेगेटिव का y। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप देख लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो नंबर आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों, एक फर्स्ट x नेगेटिव y पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहे हैं दोनों नेगेटिव, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। समझ आया आपको, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कि दोनों ही एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कहाँ लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। समझ आ रहा होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बहुत पेपरों में देखा है, बहुत ज़्यादा बच्चों के पेपर में स्कूल वाले इस क्वेश्चन को देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है OP पैरेलल टू RS और एंगल OPQ 110, QPS 130, आपको फाइंड करना है PRS। ठीक है, आपको क्या निकालना, सॉरी आपको निकालना है PQR, यानी जो ये फिगर है, आप थोड़ा सा मैं फिगर भी बना देता हूँ ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। ये फिगर कुछ, सॉरी ये फिगर कुछ ऐसे दी गई है इस क्वेश्चन में, O और P
RS, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 110 और दिस वन इज 130। आपको फाइंड करना है दिस एंगल, यू हैव टू फाइंड दिस वन, और ये एंगल आपको दे रखा है PQR, आपसे PQR। तो आपको क्या निकालना है, PQR आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे L, जो L है वो किसके पैरेलल होगी, OP के भी पैरेलल हम L को करेंगे और RS के पैरेलल भी हम एक लाइन जो L है उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे, क्लियर है। अब देखें जब हम करेंगे तो हमारे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों से, तो वो एंगल जब भी पैरेलल लाइन में किसी एक साइड पे ही दोनों ही एंगल अंदर फॉर्म हो रहे हो तो उन एंगलों को बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल, और इनका सम यानी एंगल 1 और 2 का सम क्या होता है, 180 होता है। तो सिमिलरली हम इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं इस फिगर के हिसाब से, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे एंगल 1 प्लस 110 इक्वल टू 180। रीजन क्या है, को इंटीरियर, हमारा एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 110 क्या आ जाएगी बच्चों, 70, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा एंगल 1 क्या आ गया, हमारा एंगल 1 आ गया 70। ऐसे हम एंगल 2 निकाल लेंगे, 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो हमारा एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 130 50, क्लियर है। फिर हम इसको मान लेते हैं एंगल Q जो है उसे हमने 3 मान लिया, तो हम ऐड कर लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ये क्या है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में बनने वाले कितने भी एंगल हों उनका सम हमेशा क्या होता है 180, और दो एंगल हो तो होता है लीनियर पेयर, उनका सम भी क्या होता है 180। एक पैरेलल लाइन के एक ही साइड पे अंदर होने वाले दो एंगल यानी कोइंटीरियर, उनका सम भी 180। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जो आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ी होंगी क्लास 8th में भी और क्लास 9th में भी। तो हमारे को पता लग गया, हमने क्या करा, तो हमारे को दोनों एंगल पता लग गया, आपकी वैल्यूज लगा दो, सिंपल है। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ रही है 70, एंगल 3 आपको निकालना है, और एंगल 2 की वैल्यू क्या है आपको पता है 50 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 क्या आएगा 180 माइनस 120 एंड द आंसर इज 60। तो जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप उस ऑप्शन में आंसर जो होगा आपका क्या होगा 60 होगा। तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींची, एक एंगल इधर निकाला, एक ये निकाला, और जब भी दोनों एंगल निकल गए तो इस वाले एंगल के साथ ऐड कर दिया तीनों का सम। तो आपके पास ये दोनों एंगल निकालने के लिए कोई इंटीजर लगाओगे, दोनों एंगल निकल जाएंगे, जोड़ोगे 180 से माइनस करोगे तो आपका ये वाला एंगल निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है रैशनल नंबर की वो क्या होती है, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर √2। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर √2। तो √2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, आपको पता है कि √2 क्या है बच्चों, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, और जनरली से वो क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और जो √2 √3 √5 √7 ये कभी भी सॉल्व नहीं होते, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है, ना ये रिपीट होते, ये बस चलते ही रहते हैं। तो इसका आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज करना है आपको, 4x² + 8x + 3,
ठीक है, देखते हैं कैसे इससे फैक्टराइज करेंगे हम। हमारे पास इक्वेशन है 4x² प्लस 8x प्लस 3। हमारे को पता है कि ABC कैसे निकालेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c। a हमारे पास क्या है 4, b हमारे पास 8 है और c 3 है। हम क्या करेंगे a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 3, तो आया क्या 12 के ऐसे फैक्टर लाने हैं जिनका सम क्या है प्लस 8x और मल्टीप्लाई करके क्या है 12। तो आप बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे 12 का फैक्टर क्या हो सकता है 12 × 1 हो सकता है, 6 × 2 हो सकता है, 4 × 3 हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करके तो सब में 12 आ रहा है, पर 8 किस में आ रहा है। 4 के साथ ऐड करेंगे तो या तो 13 आएगा या 11 आएगा, 6 के साथ करेंगे तो 8 आएगा और 4 के साथ करेंगे तो 7 आएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 और 6 × 2 12। क्लियर है। तो हम इसी तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। हमारी इक्वेशन बन गई 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक। अब कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2x ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा 2 और इधर बचेगा आपका 2x प्लस 3। जो नंबर यहाँ पे होता है उसी नंबर को हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं, तो अगेन कॉपी कर लो 2x प्लस 3। अगर इसमें से हमने 2x प्लस 3 निकाल दिया तो क्या बचा हमारे पास बचा प्लस 1। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब दोनों फैक्टर लिख लो, तो आपका एक फैक्टर बन के आएगा 2x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा आपका 2x प्लस 3। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द कॉम्बिनेंसी ऑफ ट्राइंगल। देखिए हमने कॉम्बिनेंसी ऑफ ट्राइंगल जो है 4 होती है जो हमने पढ़ी है। एक होती है SAS, एक होती है SAS, एक होती है ASA, एक होती है SSS और एक होती है RHS। ठीक है, कई स्कूलों में डबल AS भी पढ़ा देते हैं। तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी होती है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, और कई बार हम डबल AS भी पढ़ लेते हैं। पर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें डबल SA हो। तो इसमें कौन सी जो कॉम्बिनेंसी का क्राइटेरिया नहीं लगेगा, तो डबल SA नहीं लगेगा, तो दिस इज रॉन्ग। तो यही इसका ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC कॉम्बिनेट टू ट्राइंगल FDE and AB equal to 5 centimeter, angle B 40, angle A 80. Then which is the following? Then which of the following is true? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। रफ डायग्राम ड्रॉ करके देन आपके लिए इजी हो जाएगा। यू कुड बी एबल टू फाइंड आउट विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। लेट्स वी डू इट। तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया, क्योंकि हम कॉम्बिनेंसी कर रहे हैं तो सिमिलर ट्राइंगल है। क्वेश्चन में गिवन है आपको दो ट्राइंगलों के नाम, एक ABC, सेकेंड ट्राइंगल है FDE। अब हम को कॉम्बिनेंसी बताया तो हम मानेंगे कि AB किसके इक्वल है FD के, BC किसके इक्वल है DC के, और ये किसके इक्वल है FE के। जो मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 लाइन दोनों में लगाई है, उसका मतलब है कि आप इजीली समझ पाएंगे, ये मैंने इंडिकेट करने के लिए लगाया है। तो ठीक है, अब देखिए कौन सा, तो AB जो है आपके हिसाब से, अगर AB किसके इक्वल होगा, AB इक्वल होगा FD के। AB किसके इक्वल होगा FD के। तो AB और FD दोनों की जो मेजरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है BC। तो BC किसके इक्वल होगा BE के, और इन दोनों की मेजरमेंट जो भी हो, दोनों मेजरमेंट गिवन है। चलिए कोई बात नहीं,
तो इस हिसाब से एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। इसलिए मैंने कलरिंग भी कर दिया, आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे, ऑप्शन दिख रहा है डी एफ जो है, यानी ए बी और डी एफ। चलो ये बात तो दोनों की सही है, मगर एफ यहाँ पे क्या है 60, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, जो एंगल ए है किसके इक्वल है, एंगल ए क्या है 80, तो एफ भी क्या होगा 80। क्वेश्चन में दे रखा है ना एंगल ए, एंगल बी क्या है 40, तो डी क्या होगा 40। अगर ये 80 है ये 40 है, तो ये क्या होगा, एंगल सब प्रॉपर्टी लगा लेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 और 40 120 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 एंगल सन से। तो ये भी क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे रखा है डी एफ और एंगल एफ क्या है 60। देखो डी एफ और एंगल एफ क्या है 60, जबकि एफ यहाँ पे क्या है 80। अब यहाँ पे देखते हैं डी एफ और एंगल ई क्या है 60, डी एफ और एंगल ई 60। यहाँ पे देखेंगे डी क्या है और एंगल ई 60। अब डी किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है, डी किसके इक्वल होनी चाहिए बी सी के हिसाब से। उसके बाद क्या देखा डी 5 और एंगल डी क्या है 40, डी क्या है 5, जबकि यहाँ पे ए बी क्या है 5, तो यानी मेजरमेंट गलत है, ठीक है। डी तो 5 है ही नहीं, ये वाले तो दोनों ही गलत हो गए। और इसमें एंगल एफ क्या होना चाहिए 80, और यहाँ पे क्या दे रखा है 60, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी, जिसमें डी एफ 5 होगा, ठीक है, और उसके अलावा एंगल ई क्या होगा 60। तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज करा हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, और साइड हमने किससे देखी कॉम्बिनेशन से। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाय बाय।